हेलो। मैं योगेश वर्मा। आज मैं आपको एक विशेष टॉपिक पे अपन चर्चा करेंगे। मनुष्य में लिंग निर्धारण, कक्षा 10वीं के अध्याय 15 में एक छोटा सा टॉपिक है। इसमें छोटा है लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये आज के जो रूढ़िवादी जो समाज है, जो लड़का और लड़की में भेदभाव करते हैं या लड़की होने पर उसकी माता को जिम्मेदार ठहराते हैं, उस उनके लिए ये विशेष टॉपिक है, जो इनको किसी एक विद्यार्थी को ही नहीं बल्कि पूरे समाज को इस टॉपिक के बारे में चर्चा करनी चाहिए और इस टॉपिक को अच्छे से जानना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मनुष्य में लिंग निर्धारण। तो लिंग निर्धारण होता क्या है? लिंग निर्धारण मतलब ये होता है कि किसी भी जीव में लिंग की पहचान करना, वो नर है या मादा है, इसकी पहचान करना ही लिंग निर्धारण कहलाता है। तो ये देखते हैं कि लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी क्या होता है। तो लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी जो होता है वो लिंग गुणसूत्र होते हैं। लिंग गुणसूत्र। तो लिंग गुणसूत्र को जानने से पहले हम थोड़ा सा गुणसूत्र के बारे में जान लेते हैं। तो गुणों को धारण करने वाला जो सूत्र होता है, यानी कि एक रस्सी नुमा संरचना होती है, उसको हम गुणसूत्र कहते हैं। अंग्रेजी में देखें तो ये अपन बात करेंगे, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। क्रोमो मतलब होता है कलर, कलर का अर्थ होता है रंग, और जोम्स अर्थ होता है थ्रेड, थ्रेड मतलब होता है धागा। तो ऐसा धागा नुमा संरचना जो रंग को धारण कर ले। जब हम किसी रंग से इसको रंगने की कोशिश करते हैं तो ये रंग को अच्छी तरह से धारण कर लेता है, और इसमें सारे गुण जो होते हैं इसी गुणसूत्र में समाहित होते हैं। इसी गुणसूत्र में ये गुणसूत्र जो है गुणों को धारण करता है। गुणों को धारण करने का अर्थ है कि हमारे आंखों का रंग कैसा होना चाहिए, हमारे नाक का जो आकार है वो कैसा होना चाहिए, हमारे मतलब बहुत सारे जो हमारे शरीर के जो लक्षण है उसके लिए गुणसूत्र ही जिम्मेदार होते हैं। तो गुणसूत्र को आप सभी जानते होंगे कि कोशिका होती है। कोशिका के अंदर में केंद्रक होता है। केंद्रक में एक धागे नुमा संरचना होती है जिसको हम क्रोमेटिन जाल कहते हैं, और क्रोमेटिन जाल आगे चलकर कोशिका विभाजन में ही आगे चलकर ये मोटी हो जाती है और इसको हम गुणसूत्र कहने लगते हैं। गुणसूत्र जो होता है अभी सिंगल है, देखिए सिंगल है तो ये इसको हम अगुणित कहेंगे। यदि ये जोड़े में रहे तो इसको हम इस तरह से, यदि जोड़े में रहे तो इसको हम कहेंगे द्विगुणित। अब हम बात करें कि ये इतने सारे हमारे लक्षण जो होते हैं वो क्या एक ही गुणसूत्र में सारे लक्षण समाहित होते हैं? तो बिल्कुल नहीं। हमारे मनुष्य की जो कोशिकाएं होती है उसमें एक कोशिका में कुल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। या ध्यान रखिएगा, एक कोशिका में 46 गुणसूत्र, जिनमें से यदि हम उसको जोड़े में लें तो 23 जोड़ी हो जाते हैं, 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। और जिनमें से 22 जोड़ी जो गुणसूत्र होता है जिसको हम ऑटोसोम कहते हैं। ऑटोसोम यानी जैसे मैंने बताया कि हमारे जो बाह्य लक्षण हैं शारीरिक, जैसे कि हम देखें कि हमारे कायिक लक्षण बोल सकते हैं, या वृद्धि जो लक्षण होता है वो, उसके लिए ऑटोसोम जो है वो जिम्मेदार होता है। कायिक लक्षण का अर्थ है कि हमारे उंगलियों का आकार कैसा होना चाहिए, हमारे आंखों का रंग कैसा होना चाहिए, हमारे मतलब अलग अलग जो कैरेक्टर्स हैं उसके लिए ऑटोसोम जिम्मेदार होते हैं। आपने गौर किया होगा कि आप जो है आप सभी का जो कैरेक्टर है यूनिक है, सबका एक अलग अलग लक्षण होता है। जैसे कि सबका जो फिंगरप्रिंट है ना, अंगूठे का जो निशान है वो सबका अलग अलग होता है। तो ये जो जिम्मेदार होता है इसके लिए, तो ये ऑटोसोम जो है वो जिम्मेदार होते हैं। अब हम बात करते हैं लिंग गुणसूत्र की बात करते हैं। तो उसमें एक जोड़ी जो होता है वो लिंग गुणसूत्र पाया जाता है, 23वां जोड़ी जिसको बोलते हैं। और 23वां जोड़ी जो होता है वो भी वही जो है वो लिंग का निर्धारण करता है कि आने वाला जो संतान है वो नर होगा या मादा होगा। तो यदि हम नर की बात करें, नर में 22 नर या हो या मादा हो 22 जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं वो ऑटोसोम ही है, लेकिन एक जोड़ी गुणसूत्र जो होते हैं वो लिंग गुणसूत्र जिसको बोलते हैं। तो उसमें लिंग गुणसूत्र में नर की बात करें तो एक्स और वाई, 23वां जोड़ी जो गुणसूत्र होता है लिंग गुणसूत्र, उसमें एक्स और वाई प्रकार का होता है, और मादा में एक्स प्रकार का होता है। फिर से एक बार कंटिन्यू करता हूं कि नर में एक्स और वाई प्रकार का होता है और मादा में
XX प्रकार का होता है। तो इस तरह से अपन लिंग निर्धारण की प्रक्रिया की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये नर है जिसमें X और Y है, और ये मादा है जिसमें X और X है। अब यदि इन दोनों में क्रॉस होता है तो क्रॉस होने के दौरान क्या होता है कि ये मान लीजिए नर जनक है और ये मादा जनक है, दोनों में यदि क्रॉस होगा तो युग्मक जब बनता है तो इन दोनों में से एक ही गुणसूत्र अर्धसूत्री विभाजन होता है और एक ही गुणसूत्र आता है, इन दोनों में से एक ही गुणसूत्र आएगा। तो यहाँ पर हम अलग अलग कर दिए इसीलिए, और यहाँ पर भी अलग अलग कर दिए हैं। तो सबसे पहले यहाँ से X गुणसूत्र यहाँ आया। X गुणसूत्र का यदि नर में से कोई X गुणसूत्र आता है और मादा में से भी कौन सा गुणसूत्र आता है, X गुणसूत्र, तो आने वाली जो संतान है 2X आ जाएंगे। तो 2X का अर्थ है कि वो संतान जो होगा वो मादा होगा। और फिर अपन देखते हैं कि X गुणसूत्र मनुष्य में से यानी नर में से X गुणसूत्र आया और मादा में से ये दूसरा वाला X गुणसूत्र आ गया मान लो, तो भी संतान जो है वो मादा होगी। और यदि हम बात करें Y गुणसूत्र की, तो Y गुणसूत्र का क्रॉस यदि युग्मक जो है Y गुणसूत्र आया और मादा में से X गुणसूत्र आया तो XY आने वाली संतान XY गुणसूत्र उसमें पाया जाएगा और वो संतान जो है वो नर होगा। और वैसे ही फिर Y का जो कनेक्शन है या क्रॉस है वो यदि मादा के X गुणसूत्र के साथ होता है तो फिर आने वाली संतान में XY गुणसूत्र पाया जाएगा और वो जो संतान है वो नर होगा। तो इस तरह से ये साबित हो जाता है कि मादा में तो 2X है, तो वो लिंग निर्धारण के लिए उसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है, वो कोई भी हो X ही आएगा। अपन बात करेंगे तो नर की, नर में एक X और Y है, तो यदि Y वाला आता है तभी जो है वो लड़का या बालक उत्पन्न होगा, अन्यथा सभी जो है वो लड़की उत्पन्न हो जाएंगी। X आता है तो X दोनों में यदि आएगा तो 2X का मादा ही होगा। तो लिंग निर्धारण के लिए या फिर लड़की को जन्म देने के लिए हम कभी भी मादा को दोषी नहीं ठहरा सकते, ये पूर्णतः गलत है। और लड़का और लड़की दोनों को समान समझिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लड़का और लड़की की जन्म लेने का जो परसेंटेज है वो 50% चांस रहता है कि दोनों का जो परसेंटेज है वो 50% है। तो बिल्कुल भी आप जितने भी लोग देख रहे हैं इसको शेयर कीजिए और ये बताइए कि नर या मादा यानी लड़का या लड़की जन्म लेने के लिए मादा बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं होती। ठीक है, आप इस वीडियो से कुछ सीख पाएंगे, अभी जो विद्यार्थी हैं वो सीख पाएंगे बहुत मैं आशा करता हूं। और आपको होमवर्क भी मैं अगले वाले वीडियो में दूंगा, तो इसके लिए बहुत धन्यवाद।